हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईच1 टीच1 में। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पंचवटी पढ़ाने जा रही हूँ जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। एक बार मैं आपको मैथिली शरण गुप्त के जीवन काल के बारे में बता दूँ कि 1886 से लेकर के 1964 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा है। यानी 1886 में ये पैदा हुए और 1964 में इनकी मृत्यु हुई। तो बच्चों, इनका पूरा विवरण जीवन परिचय का आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो आइए मैं पहले पद्यांश को शुरू करती हूँ। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। सबसे पहले आप संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी से ली गई है। अब इसका आप प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चांदनी रात में पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। अब आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। यहाँ पे गुप्त जी पंचवटी के रात्रिकालीन सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारु मतलब होता है सुंदर। तो कह रहे हैं कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यानी सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल के सभी स्थानों पर खेल रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे वो कहते हैं, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यानी कि आगे वो कह रहे हैं कि धरती से लेकर के अवनी मतलब होता है धरती, ये पृथ्वी, ये धरती पृथ्वी अवनी एक दूसरे के पर्याय हैं। तो बच्चों, यहाँ पे कवि के द्वारा ये कहा जा रहा है कि धरती से लेकर के आकाश तक चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी ऐसे फैली हुई है जैसे धरती और आकाश में कोई सफ़ेद चादर बिछी हुई हो। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। आगे वो कहते हैं कि धरती अपनी प्रसन्नता एवं हर्ष को हरे घास के तिनकों की नोक के माध्यम से उन्हें हिलाकर प्रकट कर रही है। कहने का तात्पर्य है कि तिनकों की नोक चांदनी में चमकती है और उसी चमक के कारण पृथ्वी की प्रसन्नता व्यक्त हो रही है। मानो झीम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। और आगे वो कहते हैं कि वृक्ष भी धीरे धीरे मंद मंद सुगंधित वायु के झोंकों से झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है कि वे अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए झूम रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि पंचवटी की रात्रिकालीन सौंदर्य से सारी प्रकृति आनंदित हो रही है। अब हम दूसरे पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पद्यांश है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुष्मायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। बच्चों, संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग होगा कि इस पद्यांश में कवि ने पंचवटी की कुटिया की सुरक्षा करने वाले लक्ष्मण के व्यक्तिगत चरित्र और उनकी कर्तव्य निष्ठा का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। व्याख्या को देखते हैं। गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है और उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ एवं साफ पत्थर की शिला पर कोई धैर्यवान वीर और निर्भीक मनुष्य बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुष्मायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। और आगे वो कह रहे हैं कि यह धैर्यवान वीर निर्भीक व्यक्ति जो बैठा हुआ है, जिसने अपने हाथों में धनुष धारण किया हुआ है, वो पूरा संसार सो रहा है
परंतु यह कौन धनुर्धारी व्यक्ति है जो इतनी रात्रि में भी जाग रहा है? वो प्रकृति से प्रश्न कर रहे हैं। उसके व्यक्तिगत लक्ष्मण के ऊपर ये प्रश्न कर रहे हैं कि यह कौन धनुर्धर है जो इस रात्रि में जाग रहा है, जबकि पूरा संसार सो रहा है। अब उनके सौंदर्य, लक्ष्मण के सौंदर्य को, उनकी तन्मयताओं को देख करके ऐसा लग रहा है मानो सांसारिक सुखों में लिप्त कामदेव योगी के भेष में यहाँ आकर के बैठ गए हों। तीसरे पद्यांश को देखते हैं। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा कायों त्याग किए, राज भोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है जीवन है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है जीवन है। इस पद्यांश में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जिस समय श्री राम और सीता जी पंचवटी की कुटिया में सो रहे हैं। गुप्त जी कहते हैं कि यह धनुर्धर वीर किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा कायों त्याग किया। यह जो वीर है, यह जो धनुर्धर है, उसने किस कठिन व्रत को धारण किया है। कवि कहते हैं कि मेरे मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है कि इस वीर ने अपनी नींद को क्यों त्याग दिया है, अर्थात यह रात्रि में भी क्यों जाग रहा है। आगे वो कहते हैं, बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। आगे वो कह रहे हैं कि इस कुटीर में ऐसा क्या धन है, आखिर इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन रखा गया है जो वह व्यक्ति अपने शरीर की परवाह किए बिना पूरी तन्मयता के साथ इस कुटिया की रक्षा कर रहा है। जिस रक्षा में रत है इसका तन है, मन है जीवन है। वो कह रहे हैं कि इस कुटिया में निश्चित रूप से ही कोई अमूल्य वस्तु है जिसकी रक्षा के लिए वह धनुर्धारी वीर अपना तन, मन एवं जीवन तक समर्पित किए हुए हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जो राजभवन का सुख पाने योग्य है, वह इस वैराग्य को धारण किए हुए एकांत वन में बैठा हुआ है। और कवि के मन में यह विचार आ रहा है कि आखिर यह युवक जो राज सुख भोगने के लिए जन्म लिया हुआ है, वो इस वन में क्या कर रहा है, विपिन में क्या कर रहा है। विपिन माने वन होता है और विराग मतलब वैराग्य होता है, प्रहरी मतलब पहरेदार। तो अब हम चौथे पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। चौथे पद्यांश में, मृत्युलोक मालिन्य मेटने, स्वामी संग जो आई है, तीनों लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। इस पद्यांश में कवि ने उस अनुपम धन की महत्ता का वर्णन किया है जिसकी रक्षा के लिए वीर लक्ष्मण बहुत ही एकाग्रता के साथ पहरेदारी कर रहे हैं। गुप्त जी कहते हैं कि संसार के दोष दूर करने के लिए तीनों लोकों की स्वामिनी सीता अपने स्वामी श्री राम के साथ इस पंचवटी प्रदेश में आई हैं और इस कुटिया में रह रही हैं। ये वीरों के वंश रघुवंश की प्रतिष्ठा है। मृत्युलोक मालिन्य मेटने, स्वामी संग जो आई हैं, तीनों लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। गुप्त जी कह रहे हैं कि जो तीनों लोकों की स्वामिनी हैं, वो सीता अपने पति श्री राम के साथ इस पंचवटी प्रदेश में आई हैं और इस कुटिया में वो रह रही हैं। ये वीरों के वंश रघुवंश की प्रतिष्ठा है। उसी की सुरक्षा लक्ष्मण रात भर जाग करके कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। यदि सीता जी की प्रतिष्ठा में कोई आ जाती है तो रघुकुल की प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जैसे वीर प्रहरी की यहाँ नियुक्ति की गई है और यह एक बहुत ही निर्जन प्रदेश है।
बिजन मतलब होता है बेटा निर्जन। तो ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ही निर्जन प्रदेश है, जहाँ पे कोई है नहीं, जहाँ उस निर्जन प्रदेश में अभी रात्रि शेष है और चारों ओर मायावी राक्षसों का जाल फैला है। ऐसे में लक्ष्मण जैसे वीर के अतिरिक्त और कौन प्रहरी के दायित्व को पूरा कर सकता है, अर्थात सीता वीर वंश की मर्यादा है, इसलिए इस कुटीर का प्रहरी अत्यधिक वीर होना चाहिए, जो सारे गुण लक्ष्मण में विद्यमान हैं और वो सीता की सुरक्षा के लिए पहरा दे रहे हैं प्रहरी बन करके। 5वें पद्यांश की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। इस पद्यांश में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य, शांत स्वभाव और वहाँ चारों ओर खिली बिखरी चांदनी का मनोहारी चित्रण किया है। गुप्त जी कहते हैं कि क्या ही स्वच्छंद चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए लक्ष्मण सोचते हैं कि पंचवटी में कितनी स्वच्छ और चमकीली चांदनी है। आगे वो कहते हैं कि रात्रि भी बहुत शांत है, निस्तब्ध है, निशा मतलब रात्रि, स्वच्छ सुगंधित वायु मंद मंद बह रही है और साथ ही पंचवटी में किस ओर आनंद नहीं है, अर्थात इस समय चारों ओर आनंद ही आनंद है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। वो कहते हैं कि कोई भी दिशा आनंद से रहित नहीं है, अर्थात चारों तरफ आनंद ही आनंद व्याप्त है। इस समय चारों ओर पूर्ण शांति है, सभी लोग सो रहे हैं, फिर भी नियत रूपी नर्तकी नटी यानी कि नियत नटी यानी कि नर्तकी कह रहे हैं कि नियत रूपी नर्तकी अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांति के भाव से संपन्न कर रही है और वह अकेले ही अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। 6वें पद्यांश की तरफ अब हम बढ़ते हैं। 6वें पद्यांश में है बिखेर देती वसुंधरा मोती, सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। इस पद्यांश में कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य एवं क्रियाकलापों का चित्रण लक्ष्मण के माध्यम से किया है। लक्ष्मण पंचवटी में पर्णकुटी के बाहर शिला पर बैठकर प्रकृति रूपी नर्तकी के कार्यकलापों के विषय में सोच रहे हैं कि जब तक संसार के समस्त प्राणी सो रहे हैं, उस समय यह पृथ्वी प्रसन्न होकर छोटे छोटे ओस कणों के रूप में सर्वत्र मोतियों का खजाना बिखेर देती है और रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और प्रातः काल होते होते ही सूर्य अपने किरण रूपी हाथों से उन मोतियों को समेट लेता है, अर्थात सूर्य की किरणों के ताप के कारण ओस के ये कण सूख जाते हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है और संध्या समय उसे विश्राम मिलता है, अर्थात सूर्य इन मोतियों को अपने पास नहीं रखता, बल्कि शाम को थक कर लौटते समय प्रातःकाल समेटे गए ओस के मोतियों का खजाना विश्राम देने वाली संध्या को सौंप करके अस्त हो जाता है। शून्य श्याम तनु जिसके उसका नया रूप झलकाता है, मानो वह अपने आराम का मूल्य संध्या को दे रहा हो, और यही मोती आकाश में तारागणों के रूप में और धरती पर ओस कणों के रूप में फिर से चमक उठते हैं। ऐसा लगता है जैसे संध्या ने अपने श्यामल तन को मोतियों से सजा लिया हो, जिससे उसका नवीन सौंदर्य झलक रहा हो। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पंचवटी। आगे के पद्यांश को नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।